को भी करने की इसके अंदर पावर होती है। और रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, ये पावर होती है इसके अंदर। एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तभी तो खुद सर्वाइव होगा। अगर सब मर ही जाएंगे तो इनकी तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो सबको रहने का हक है, बस ये कौन जीता कौन हारा ऐसे चलता है। उसके बाद फिर क्या है, इसमें F फैक्टर होता है, F प्लस और F माइनस, ये फर्टिलिटी फैक्टर है। F प्लस जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा वो मेल होगा, F माइनस जो होगा वो फीमेल की तरह काम करेगा। और मेल और फीमेल बैक्टीरिया होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कहते हैं, बैक्टीरिया के केस में प्रेफर नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक नया जो सेट बना उसे कहते हैं रिकम्बिनेशन, मतलब रिकम्बिनेशन, यानी कि पुराने कम्बिनेशन से एक नया कम्बिनेशन बना। तो हम लोग अपने को भी कह सकते हैं, जैसे हम जो हैं हमारे माँ बाप का रिकम्बिनेंट है, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा रिकम्बिनेंट है। तो नया सेट जो बने उसे हम लोग रिकम्बिनेंट कहते हैं। उसी को ट्रांसफॉर्मेंट भी कहते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अब ये सारे वर्ड अभी सब इसमें पूरे में घुसेंगे, इसीलिए तो सबकी पूरी भूमिका पहले से बना दे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, जो इसमें चेंजेस ना हुए और चेंज कर दिया और नया बनाया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट हो जाते हैं। तो रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट हमने देखा, नया सेट जो बनेगा वो रिकम्बिनेंट है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट देखा जो ट्रांसफॉर्मेंट से अलग होता है। तो इसमें F फैक्टर होता है, इसको क्या कहते हैं हम, फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर के नाम से इसको हम जानते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। तो ये यूं ही फालतू नहीं पढ़ा है, इतना बड़ा काम इसके पास है। एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो हम लोग हमेशा जीत जाएंगे, वो हार जाएगा, लेकिन डिजीज तो काज कर ही देता है। वो बात अलग है कि टाइफाइड हो जाए, हमने दवा खाई 14 दिन तक एंटीबायोटिक यूज किया और ठीक हो गए, नहीं यूज करेंगे नहीं तो डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि बीमारी अगर आपसे ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उसमें आपका कुछ उसकी जो क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी तो फिर वो डेथ भी काज कर सकती है। वो तो एडवांस सिस्टम इतना है मेडिसिन का कि कुछ प्रॉब्लम इस टाइप की छोटी मोटी डिजीज की कैटेगरी में इसको रखते हैं, टाइफाइड, तो ये आसानी से चूंकि ठीक हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस भी ठीक हो जाती है, ज्यादातर डिजीजेस अगर आप अवेयर हैं तो ठीक हो जाती है। तो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें जाहिर सी बात है जीन है तो प्रोटीन इससे बनती ही होगी। तो सारे जीन प्रोटीन बनाते होंगे, इसमें ये जो जीन है ये भी ऐसी प्रोटीन बनाता है जो एंटीबायोटिक से इसको सुरक्षा प्रोवाइड करती है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर ये जीन यहाँ से हटा लें तो ये एंटीबायोटिक से मर जाएगा। और ये भी है कि एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन अलग होता है। टेट्रासाइक्लिन से अगर आपको बचना है, बैक्टीरिया को बचाना है, तो उसका रेजिस्टेंस जीन अलग है, एम्पिसिलिन का अलग है, काइनामाइसिन का अलग है। तो सबका रेजिस्टेंट जीन अलग होता है, और जीन अगर अलग है तो वो अपने को बचा पाएगा, उसके अंदर अगर है बचा पाएगा, अदरवाइज नहीं बचा पाएगा। बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको नेचुरल सिलेक्शन का देते हैं। जैसे अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ मच्छर बहुत होते हैं। अब जहाँ पे भी ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहां पर भी मच्छर होने के परसेंटेज रहते हैं ज्यादा, नमी सीलन वगैरह एरिया में। तो अफ्रीका में मलेरिया से बहुत लोग मरने लगे। पता चला कि हर 2-3 दिन में जो है वो हजारों लोग या 100-150 लोग मर जाते, तो काफी ज्यादा डेथ हो रही। अब यहाँ नेचर ने क्या किया, नेचर ने वहां पर उनको एक बीमारी और दे दी, सिकल सेल एनीमिया। अब अभी तो वो मलेरिया से मर रहे थे, अब सिकल सेल एनीमिया से मरेंगे, हमें तो यही लग रहा देख के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उनको सिकल सेल एनीमिया हुई तो मलेरिया से मरना बंद हो गया उनका, क्योंकि सबको सिकल सेल एनीमिया हो गई। और सिकल सेल एनीमिया में मलेरिया का प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर सकता,
तो अब सिकल सेल एनीमिया वाले को मलेरिया नहीं हो सकता, ये बात साबित हो गई। तो अब नेचर ने इस तरीके से उनको बचा लिया। लेकिन अभी सिकल सेल एनीमिया है, एनीमिक है, वीक है, कम से कम लाइव तो है। तो जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। हम लोग देखते हैं कि एक दिन के पीछे आदमी करोड़ों रुपए खर्च कर देता है कि एक दिन का खर्चा करोड़ रुपया कर लेंगे, जब तक हमारे पास है तब तक हम खर्च करते रहेंगे। तमाम केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो नेचर भी ये एग्जाम्पल किस चीज का है? नेचुरल सिलेक्शन का। यानी नेचर ने अपने हिसाब से प्रोजेनी को बचाने के लिए दूसरी डिजीज दी, उससे ऑर्गेनिज्म बच गया। ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल जो हम लोग जनरल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि अगर आपने कोई पेट्री डिश ली, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कराए और एंटीबायोटिक डाला, सारे बैक्टीरिया मर गए। फिर भी 2-4 बैक्टीरिया बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 2-4 बैक्टीरिया के अंदर जो एंटीबायोटिक डाली है उसके खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, वो बच जाएंगे। तो ये लॉ है कि नो स्पीसीज कंप्लीटली विप्ड आउट। कभी भी कोई भी स्पीसीज हमेशा के लिए पूरी खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ बची रहेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है उसी का वर्चस्व हो। तो कभी भी कोई भी खानदान बिल्कुल विप्ड आउट नहीं हो सकता, बचा रहेगा कोई ना कोई। ये नेचर का सिस्टम है। कोई भी प्रोजेनी बची रहेगी, वो इतनी कम क्वांटिटी में होगी आपको दिखेगी नहीं और वेट करती रहेगी। जब उसके हिसाब से एनवायरनमेंट आएगा तब वो जो है अपना एक्टिविटी दिखा के बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बहरहाल वो बैक्टीरिया जो था, जो नहीं मरा था 2-4, वो बैक्टीरिया को ढेर सारा फूड मिलने लगा। वो एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, फूड भी डाल रहे हैं, ढेर सारा फूड मिलने लगा। पता चला पूरी बैटरी डिश में जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हो गए। कौन से? रेजिस्टेंट वाले। तो 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी है बिस्टन ब्यूटिलुरिया का, वो हम लोग जनरल बायोलॉजी में देखेंगे, उसके बारे में आपको पता है। तो नेचर सिलेक्शन करता है और सिलेक्शन करने में जीन ही तो हेल्प करेंगे। इसके अंदर कैसे जीन आ गया जब सब मर गए तो ये कैसे बच गया? बाकी सारे टाइफाइड, जैसे हमने एंटीबायोटिक 7 दिन खाई, सारे 99.999% बच गए, सब मर गए, 0.11% बचे। एक हफ्ते बाद फिर तेज बुखार। वो 0.001% जो बचे थे उन्होंने अपनी प्रोजेनी बढ़ा ली। क्यों? क्योंकि सारा फूड ही फूड उनके लिए था, जो उनके कंपटीटर थे वो तो मर चुके थे। प्रोजेनी बढ़ा ली, फिर तेज खड़बड़ा के बिल्कुल आया, ले गया हॉस्पिटल, गए एडमिट कराया, ये करा गए। अभी तो एक हफ्ते पहले क्या पता चला कि पूरा कोर्स तो किया ही नहीं था इन्होंने ना, उसमें कुछ बैक्टीरिया बच गए थे। इसीलिए 1-2 दिन ज्यादा ही डॉक्टर लोग कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि एक जो प्रॉपर जो उसका सिस्टम है एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज कर ली ताकि परफेक्टली 100% आपके अंदर सारे बैक्टीरिया मर जाए। फिर भी रेजिस्टेंट टाइप वाले नहीं मरेंगे। अगर रेजिस्टेंट टाइप वाले नहीं मरेंगे तो आने कल आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रेजिस्टेंट टाइप के आपके हैं, आपकी बॉडी में है, उसके लिए फिर क्या करेंगे? फिर एंटीबायोटिक बदल देंगे। कह दिया जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड में हम लोग सिफेक्सिम ओफ्लॉक्सासिन देते हैं। अब उन्होंने बदल के क्या कर दिया कि एजिथ्रोमाइसिन दे दिया, ओफ्लॉक्सासिन दे दिया। अब क्या है कि पता चला अब जो रेजिस्टेंट वाले थे वो तो क्लोफेनिकॉल के थे या दूसरी एंटीबायोटिक के थे, वो तो उससे नहीं मरे, इससे तो मर ही जाएंगे। तो बच के जाएंगे कहाँ? ह्यूमन का ब्रेन तो है ही है भाई, बना के फिर से ठीक कर, ऐसे ठीक भी हो पाते हैं हम। तुरंत डॉक्टर 1 हफ्ते बाद दवा बदल देता है और आपको लगता है कि वो दवा से फायदा था, क्यों बदल दिया? लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन रहता है। उसकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं दिखी होगी उसको लगा होगा रेजिस्टेंट वाले ज्यादा भरे पड़े तो दवा बदलो। और जो जबरदस्त एक्सपेरिमेंटल के बाद 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन टाइप की दवाएं आ रही हैं, वो सब ज्यादा यूज करते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि ठीक करना जो है उसमें मेन होता है। तो ये बात हमारी हो गई। अब इसके बाद फिर क्या है, इसको हम समझेंगे कि कैसे काटा, क्या किया। समझने के लिए हमको काटने वाली सीजर, उसको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर, उसको कहते हैं हाँ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नाम होता है।
तो पहले हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडोन्यूक्लियस क्या होता है या न्यूक्लियस क्या होता है। और न्यूक्लियस में दो कैटेगरी होती है, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस। और ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का मतलब होता है, सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला। खत्म हो गई बात। अब न्यूक्लियस की जो कैटेगरी है वो है पहली एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस है। और जो दूसरी कैटेगरी है इसकी वो है इंडोन्यूक्लियस। इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो इंडोन्यूक्लियस है। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड्स पे डीएनए के थ्रेड्स को काटता है। अब डीएनए क्या होता है, अब जैसे सपोज कर लीजिए ए जी टी सी 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 टी, ये हमने डीएनए का, मान लीजिए एक डीएनए हमने बना दिया, इस पे अपने कोडॉन्स लगा दिए डीएनए के बारे में, और ये लगा दिया इधर ये। तो ए का क्या बना टी, जी का क्या बना सी, नहीं पता, आपसे पता हो जाएगा। हमेशा ए के साथ टी डबल बॉन्ड बनाता है और जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ये, और यहाँ डबल बॉन्ड है। टी के साथ ए डबल बॉन्ड बनाता है, सी के साथ जी जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बहरहाल इस तरीके से बॉन्ड बनते चले गए। ये कोई फिक्स नहीं है कि जो हमने ऐसे लिखा तो ऐसे ही होगा, ये एग्जाम्पल है। तो कुल मिला के 4 ही अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनसे हमारा डीएनए बनता है। वो 4 अल्फाबेट्स कौन से हैं, एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन और टी फॉर थायमिडिन। इसके अलावा यूरेसिल जो होता है उससे आरएनए बनता है, डीएनए में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसलिए डीएनए की बात अगर हम करेंगे 4 अल्फाबेट्स हैं, 4 अल्फाबेट्स चारों अलग अलग हैं। और वो 4 अल्फाबेट का मतलब क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ आ जाओ, नहीं वो पीछे, यहाँ, हाँ यहाँ आ जाओ, आगे तो जाओ। चार जो अल्फाबेट्स हैं, कौन कौन से अल्फाबेट है बताओ। जैसे एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन, है ना। ये अल्फाबेट का मतलब होता है ये न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड ये हमने लिखे हुए सारे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जब ऐसे मिल जाते हैं तो ये डीएनए बनता है, जिसको आप लोगों ने ऐसे हमेशा हेलिकल डीएनए देखा होगा, सीधा करके कभी देखा नहीं। सीधा कर लो तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो जब इधर से ये डीएनए मान लो पूरा हो गया, जब यहाँ टर्मिनल एंड से काटे तो ये एक्सोन्यूक्लियस, और ये बीच से काट दे, यहाँ से काट दे, यहाँ से काट दे, तो इंडोन्यूक्लियस। तो सीधी सी बात है, टर्मिनल एंड से काटे, कौन काटेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कौन वाला न्यूक्लियस, इसमें लिख लेते हैं, कट्स एट टर्मिनल एंड्स ऑफ डीएनए। अब ये क्या है, कट द इंटरनल एंड्स ऑफ डीएनए। इंटरनल एंड्स ऑफ डीएनए और एक्सटर्नल एंड्स ऑफ डीएनए, इस तरीके से कट कर देता है। अब तो ये बात तो हमारी हो गई। अब एक वर्ड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो व्हाट इज मीन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेस्ट्रिक्टेड साइड में, मतलब रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है जो हम तुमसे कहें उसी साइड पे काटना। तो रेस्ट्रिक्टेड में कोडांस बता दिए जाते हैं कि अगर आपको काटना है रेस्ट्रिक्टेड साइड पे तो आप ऐसे काटिए, जैसे नोट हो गया था। अगर आपको काटना है तो आप ऐसे काटिए, जैसे कि हमने लिखा कोडान का
जी का बताइए सी, ए का बताइए टी, टी ए और ये जी। ठीक है। अब एक एंजाइम है जिसको कहते हैं इको R1, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसका नाम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं और ये कितने 900 टाइप के एंजाइम्स हम लोग निकाल के बोतल में रख चुके हैं, 900 टाइप। और इन 900 टाइप में एक है जो समझाने के लिए हमने दिया है। अब इस एंजाइम को इस चेन में अगर तुमने डाला, इसमें डाला, तो ये एंजाइम इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्शन होता है ना, इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होगा, यहां से यहां चलेगा और यहां से यहां चलेगा और देखेगा ये कोडान कहीं मिल जाए, ढूंढता रहेगा ढूंढता रहेगा ढूंढता रहेगा, जहां इसको मिला घातक, घातक जहां मिला वहां से ये देखो, यहां से ये कट कर देगा और यहां से ये कट करेगा। अब तुम कहोगे सीधा, सीधा कभी नहीं कट करता, वो हम लोग समझाने के लिए ऐसे कर देते हैं। सीधा कभी नहीं कट करता है, हमेशा याद रखना इस तरीके से कट करता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसवर्सली एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनली, या हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों को कट करता है। तो इन दोनों के बीच फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, इसको भी कट करता है, और इन दोनों के बीच ये तीन क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको भी कट करता है। तो इसने यूं कट किया, देखो यूं कट किया, यूं कट किया और यूं कट किया। तो अगर आपको मिलेगा ऑप्शन तो बोथ लगाइएगा, यानी ऊपर से भी कट करता है, इधर से भी कट करता है। अब आप कहिए कि इधर से यहां से कट करते, नहीं, वो रेस्ट्रिक्शन है, वो जहां पर उसको पता है, जहां इंस्पेक्शन के बाद जहां उसको दिखेगा वहां पर डीएनए को काटता चला जाएगा टुकड़ों में। तो इसीलिए जो है ये क्या होते हैं, इनको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये कट करते हैं स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड साइट पर, कट्स द डीएनए को कट करते हैं, एंड बोथ हाइड्रोजन एंड फास्फोएस्टर बॉन्ड, cuts both hydrogen and phosphoester bond, हाइड्रोजन को भी और फास्फोएस्टर को, दोनों को ही कट कर, बात खत्म हो गई। अब आप कहेंगे हमारे पास इको R1 नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो दूसरा एंजाइम ले लिए, तो ये नहीं होता है कभी, एंजाइम में तो ये होता ही नहीं है। इससे पहले एंजाइम का तो रूल है हाईली स्पेसिफिक, कभी भी एक एंजाइम को दूसरा एंजाइम, एक कैटलिस्ट को दूसरा कैटलिस्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल आपको क्लियर माइंड में रखना है। तो इको R1 ही इसको काटेगा। ये एंजाइम का नाम है, कौन से एंजाइम का? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो कट एट द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड साइट ऑन द डीएनए, तो ये इन दोनों में इसका हुआ, इसकी एक ब्रांच हुई, ये अंदर काटेगा। तो उन्होंने कहा अंदर काटना तो देख लेना जरा कि जहां जहां जी हो, जी घातक हो तो जी के बाद काटना, और नीचे से जो है जी के इधर काटना। मतलब उसे रेस्ट्रिक्शन समझा के अंदर बहुत बड़ा कटिंग करना है तो कहां कहां काटता चला जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। नोट करो, ये चीज जो है इसमें हमको समझनी है। अब जैसे ये इको R1 है, ये क्या है? इको से लग रहा है जैसे कि इस्चेरिचिया कोलाई का ये नाम है, तो ये सही बात है। ये ई फॉर इस्चेरिचिया है, इट इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया नेम्ड इस्चेरिचिया कोलाई। एक एंटामीबा कोलाई भी होता है,
और एक इश्चेरिचिया कोलाई होता है। तो इश्चेरिचिया कोलाई इज द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। बेनिफिशियल बैक्टीरिया ये हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है और हमारे इंटेस्टाइन में इसका रहना फायदेमंद माना जाता है। अब आपसे हम अगर कहें कि कोई पानी हमारे पास लाया और उससे आपने कहा कि इस पानी में तुमने जो है कुछ मिलाया है, लग रहा है कि ये सीवर का या लैट्रिन का कोई एक बूंद मिला दिया है, तो तुम कैसे चेक करोगे? लैट्रिन की अगर एक बूंद में मिला देगा तो कैसे चेक करोगे कि उसमें मिली है कि नहीं मिली? एक बूंद मिला दे, इतना बड़ा पानी क्या पता चलेगा? आराम से पी जाएगा और पी ही रहे हैं। कहीं पे देखो लाइनें जो कटी हुई हैं, मोटर लगाया तो आप इश्चेरिचिया कोलाई को ढूंढेंगे उसमें। ये बहुत अच्छा साइन होता है। अगर इश्चेरिचिया कोलाई मिल गया तो आप समझ लीजिए कि इसमें सीवेज का इसमें मिक्सिंग हुई है, सीवेज इसमें मिक्स हुआ है। और भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इश्चेरिचिया कोलाई के बारे में कहा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए, ये आप कंप्लेन करें नगर निगम में कि देखिए इसमें सीवर का पानी आ रहा है, तो वो पानी टेस्ट करने के लिए जाएगा तो ये बैक्टीरिया उसमें ढूंढा जाएगा पानी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम तो करने जा रहे हैं, इधर का कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इको R1 है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब इको R1 का मतलब होता है ये है जीनस, ये है स्पीसीज। क्या समझ, ये सब इजी क्वेश्चन नहीं है, ये सब नीट पूछे थे क्वेश्चन। हम आपको बताएं इस बार एक अभी जो टॉपिक आगे पढ़ेंगे PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पिछले साल हमने उसके बारे में कितना पूछा, कितना समझाया, अनलिमिटेड, और उससे 3 क्वेश्चन सिर्फ उतने पैरे से आ गए, मतलब हाफ ऑफ द NCERT पेज से 3 क्वेश्चन। तो एक एक लाइन उठा के लोग भर देते, एक एक लाइन भर देते, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकिए। तो ये है जीनस, ये है स्पीसीज, और ये है नेम ऑफ द स्ट्रेन, इसको स्ट्रेन कहते हैं। और ये है ऑर्डर, मतलब अगर कोई पहली बार इश्चेरिचिया कोलाई में R स्ट्रेन का अगर पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ फर्स्ट टाइम, उसको कहेंगे 1, इसके बाद जो डिस्कवर हुआ उसको कहेंगे 2। तो टाइम के हिसाब से जो सबसे बाद में हुआ तो उसके आगे उसी हिसाब से 13, 14, 15 लगा देंगे। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ डिस्कवर्ड, ऑर्डर ऑफ डिस्कवर्ड। इस डिस्कवरिंग हुई तो कैसे हुई, मतलब क्या ऑर्डर? 3 भी होता है, 4 भी होता है, बहुत से होते हैं। तो इस तरीके से ये बात हमारी हो गई। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम है ऐसा जो पहली बार देखा गया, तो नेम ऑफ द एंजाइम इज हिंद फर्स्ट, हिंद सेकंड। हाँ, हिंद सेकंड जो है वो पहली बार देखा गया। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड अब हिंद सेकंड क्या है? H फॉर हेमोफिलस, हेमोफिलस फॉर जीनस, IN फॉर इन्फ्लुएंजी। तो इन्फ्लुएंजी इज फॉर स्पीसीज, किसी चीज का जीनस होता है, स्पीसीज। जैसे हमारा है होमो सैपियंस नाम है हमारा, तो होमोजीनस है, स्पीसीज सैपियंस। और इसके अलावा कोई और आगे आदमी डेवलप हुआ तो उसके हम आगे लगाएंगे फ्यूचरिस, ह्यूमो सैपियंस, होमो सैपियंस फ्यूचरिस, या होमो सैपियंस सैपियंस, तो वो सब स्पीसीज हो जाएगी। तो एक फ्यूचर मैन के बारे में साइंटिस्ट ने बता दिया कि आने वाला टाइम में एक
होमो सैपियंस फ्यूचरिस्ट मैन बनेगा। उसके फीचर्स क्या क्या होंगे? उसकी ये छोटी उंगली नहीं होगी और उसका हेड जो है वो टॉम शेप होगा, टॉम जानते हो, और उसकी जो हाइट है बहुत ज्यादा होगी, लंबा बहुत होगा, और मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। इसमें तो बता नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट पे ही तो हम लोग काम कर रहे हैं, दिन भर इंटेलिजेंट होने के लिए ही तो प्रयास करते रहते हैं, पढ़ लिख रहे हैं तो भाई इंटेलिजेंट हो गए। तो हिंद 2 हो गया। तो ये इतनी बात इसके अंदर। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रीडिंग का नाम है सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये है क्या? बहुत अच्छी टेक्निक है ये, जिसमें आप जो है छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े को अलग कर सकते हैं। अब डीएनए के टुकड़े बनाएंगे कैसे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो 900 तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास है, और लगभग 230 टाइप ऑफ स्ट्रेन्स जो बैक्टीरिया के उससे निकाले गए, तो उससे हम इतने ढेर सारे उसका यूज करेंगे। तो एक हमने डीएनए लिया, सपोज ये बड़ा सा डीएनए ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला अपने हिसाब से, जो भी हमें लगा कि कितने टुकड़े करने हैं। उसने कहीं से यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो हमें मालूम यू भी काटेगा, यू भी काटेगा। तो ये जो बनेंगे हमेशा ये इस तरीके के टुकड़े बनेंगे, इस तरीके के तो टुकड़े बनेंगे। और ये जो है ये वेल है, वेल में काट के इसमें डाला। अब तुम सोच रहे हो कि वेल का मतलब होता है कुआं, कुआं बनाने की क्या जरूरत है? अरे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए लेबलिंग कर देंगे, ए फॉर वेल, जिसके अंदर कुआं है, ये कुआं जो है ये हमारे लिए, ये इसके अंदर डीएनए डालना होगा, तभी डीएनए आगे की तरफ बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कैसे? यहां पे लगा देंगे आप एनोड। तो डीएनए के बारे में एक बात जान लीजिए कि डीएनए खुद नेगेटिव नेचर का होता है, यानी ये नेगेटिव नेचर का होता है और ये एसिडिक नेचर का होता है। तो डीएनए की दो बातें कि डीएनए नेगेटिव और डीएनए एसिडिक, दोनों आपको याद रखना। डीएनए अगर नेगेटिव नेचर का होता है तो वो एनोड की तरफ जाएगा। तो जो कटा हुआ टुकड़ा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो ऐसे दिखाया आपने हल्की सी डॉट से ये, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो इधर होगा, क्योंकि वो भाग ही नहीं पाएगा। और ये पूरा मीडियम किस चीज का होगा? ये जेल का होगा, जिसको कहते हैं हम लोग एगरोज जेल। एगरोज जेल क्या होता है? अगर से निकाला गया, अगर से बनाया गया जेल होता है। अगर क्या है? अगर एक जेलिशियस सब्सटेंस है जो हमको एल्गी से प्राप्त होता है, जेल की तरह। कैसे? जेली हम लोग खाते हैं ट्रांसपेरेंट, उसी जेली में डीएनए के टुकड़े डाल दिया, इधर इलेक्ट्रोड लगा दिया, जेली के अंदर मूव करता हुआ, इलेक्ट्रोड की वजह से मूव करता हुआ इसके करीब पहुंच गया। तो ऐसे क्या किया उन्होंने? ऐसे क्वेश्चन बनाया, ये ए, ये बी, ये सी, और 4 ऑप्शन कर दिए। इनका मॉलिक्यूलर वेट लिखा, इनका मॉलिक्यूलर वेट लिखा, इनका मॉलिक्यूलर वेट लिखा, और हजारों लाखों में मॉलिक्यूलर वेट। अब आदमी सोचेगा ये कौन सा क्वेश्चन है, सर तो कहते हैं सब एनसीईआरटी से आएगा, ये कहां से आ गया? तो आपको समझना चाहिए कि इधर जो मॉलिक्यूलर, जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, ज्यादा कम तो डिजिट देख के पहचान लोगे। कोई 26,000 लिखा है और 26 लिखा है तो इसका तो 26,000 तो ज्यादा हुआ। तो 26,000 वाला जो है इस यहां पर होगा। ऑर्डर पूछा था, और ऑर्डर भी कहा फ्रॉम एनोड फ्रॉम वेल। देख लीजिए, यही सारी कहानी वहां होती है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो यही वजह है। ए
बी, सी। उन्होंने कहा कि फ्रॉम एनोड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट या फ्रॉम वेल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको इतना समझना है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट के होंगे जिस ऑप्शन में ए पर मिले यानी कि वेल की तरफ, जो बड़े बड़े वाले होंगे वो वेल की तरफ होंगे और जो छोटे छोटे वाले होंगे कम मॉलिक्यूलर वाले वो एनोड की तरफ होंगे। ऐसा जो भी ऑप्शन इसमें मिले आप उसको लगा सकते हैं। काम कुछ नहीं, काम ये कितनी बारीकी से इस चीज को आपने कैसे देखा, मतलब इसको पलट के देखा, उधर के देखा। मोबाइल लेके जाते हैं, एक एक चीज में आप गड़ा गड़ा के देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, है ना, फिर रख देते हैं, फिर चले आते हैं, फिर जग देते हैं, फिर चले आते हैं। तो महीनों ढूंढते रहे मोबाइल ढूंढने वाला, है कि नहीं? लेकिन चूंकि पढ़ाई का मामला है तो आदमी सोचता है कि यही बता दे रहे बहुत है। इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अब इसमें आपने ढूंढा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, ये जल्दी से भाग के इधर आ गए क्योंकि ये जो डीएनए होता है ये, अब ये भी पूछा गया क्वेश्चन, जानते हो क्या? ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड लिखा है, ये वाला है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये जो टुकड़े कटता है तो ऐसे भी कट देता है, ऐसे भी कट देता है, डबल का बचने का सवाल ही नहीं। सब तो सिंगल स्टैंड हो जाएंगे कट कट के बीच से। आप समझ में? तो बस अब इसमें इसको कहते हैं हम लोग डीएनए, और ये जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट का है और ये जो है लो मॉलिक्यूलर वेट का। बस, और ये नोड है, ये मूव कर रहा है इस तरह। इस प्रोसेस को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है वो झुंड जो इलेक्ट्रोड की तरफ भागे। फोरेसिस का मतलब होता है भागना या मूव करना, इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी एनोड की तरफ भागे। और यहाँ कैथोड लगा देंगे तो थोड़ी भागेगा, वहां कैथोड तो अपोजिट हो जाएगा ना। तो अब ये क्या है? ये वेल है। ठीक है, चलो अब जो है इसमें हमें थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। जो हेडिंग है इसके तहत थोड़ा सा भी लिखना पड़ेगा। फिलहाल डायग्राम आप बना लीजिए, डायग्राम आप बना लीजिए, उसके बाद करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, यही अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये जेल के अंदर मूव कर सकते हैं, ये बात आपको पता चली। तो जेल ऐसा लेना ही है जिसमें मूव कर सके। जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें मूव कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्मॉल स्मॉल इसके स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स ऑफ डीएनए, जो बिल्कुल आपको दिखेंगे नहीं, दिखेंगे बिल्कुल नहीं।
बस ये आपको कब दिखेंगे, जब आप डाई करेंगे। तो अब इसको फिर आपको डाई करना पड़ेगा, डाई विद इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से इसको डाई करना पड़ेगा, तब ये आपको ऑरेंज कलर के दिखेंगे। तो अपीयर ऑरेंज कलर। अब जब आपको अपीयर हो गए, तब आपने इससे छोटे बड़े सेगमेंट को निकाल लिया, मतलब आपने बड़े मॉलिक्यूलर वेट के छोटे मॉलिक्यूलर वेट को अलग कर लिया, तो निकालने को कहते हैं इल्यूशन। ठीक है, तो pick up the DNA of different molecular weight is called इल्यूशन। अब क्या सारे वर्ड, इथिडियम ब्रोमाइड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इल्यूशन। हाँ, यूवी रेस का भी है। यूवी रेस हम लोग फिंगर प्रिंटिंग में करते हैं, यूवी रेस डाल के जब फिंगरप्रिंट बनाने होते, तो इल्यूशन में यूवी रेस का कोई यूज हम लोग नहीं करते। हाँ, यूवी रेस कर सकते हैं। देखिए आपको दिख कुछ नहीं रहा है, तो इथिडियम ब्रोमाइड ना डालिए आप, ठीक है। इसमें जो है नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर इसके नीचे रख दीजिए और ब्लॉटिंग कर दीजिए। ब्लॉटिंग का मतलब होता है, ये स्टेप ना फॉलो करिए। ये केक है जेली का, इस केक को उठाया और नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन नाम की एक पॉलीमर होता है, उसका पेपर अवेलेबल होता है बायोटेक्नोलॉजी लैब में, उस पर रख दिया। तो रख दिया तो ब्लॉटिंग हो गई, यानी धब्बे। तो कभी जरदोजी का काम करने वाले को देखा है, ऐसे करते हैं, ऐसे 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 खट 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 खट, पूरे दिन भर खट खट के आवाजें आया करती हैं। वो किसी कपड़े पे कोई कलर की मोहर ऐसे लगाते रहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं ब्लॉटिंग करना। ब्लॉटिंग का मतलब ये होता है धब्बे डालना। तो धब्बे पड़ गए नायलॉन पे, और ना धब्बे दिख रहे हैं ना ये दिख रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, सब कर रहे हैं आप। अब क्या डीएनए दिखेगा इतना छोटा छोटा, तो सवाल ही नहीं। तो जब धब्बे पड़ गए, उन धब्बों पर अभी धब्बों पे अभी और काम करना है। धब्बों पर आर्टिफिशियल बने हुए डीएनए जिनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो, उसको छिड़किए। अब जब आर्टिफिशियल आपने छिड़के, तो ये ऐसे थे धब्बे, छिड़के तो इसके साथ ये देखो रेडियो एक्टिव वाले ऐसे उसके साथ हाँ डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो गए। तो ये वाले रेडियो एक्टिव है ना, ये तो पुराने वाले हैं, तो सबके साथ ऐसे ही हुआ, सबके साथ ऐसे ही हुआ। अब जब सबके साथ ऐसे ही हुआ, अब इसने इस पे आपने एक्सरे डाला, तो ये चमकेंगे, ये अभी भी नहीं चमके। तो इसकी वजह से, क्योंकि इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको कहते हैं पैलिंड्रोनिक, तो इसका जैसे ये है, इसका पैलिंड्रोनिक ये है। पैलिंड्रोनिक का मतलब सामने वाला, पैलिंड्रोनिक का मतलब होता है इधर से पढ़ो तो सेम चीज GAATTC, इधर से पढ़ो तो GAATTC। अगर ऐसा हो तो उसको कहते हैं पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। ऐसा दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उनमें दोनों होता है। एक में इधर से पढ़ते जाओ, जैसे मलयालम, मलयालम इधर से पढ़ो तो भी मलयालम, नीचे से पढ़ो पीछे से मतलब पढ़ो, और इधर से पढ़ो तो भी, कुछ लोगों का नाम भी ऐसा होता है ना, जो दोनों तरफ से पढ़ो तो एक ही वर्ड निकलता है। तो ये होती है पैलिंड्रोनिक। तो इसमें जो है ये चमकेगा। जब ये चमका एक्सरे डालने से, तो आपको इसकी
जो है कोडांस का पता चल गया, क्योंकि इसके अगर ये चमका तो ये ए है तो ये नीचे टी तो होगा, वो अलग चीज है। वो हम लोग करते हैं फिंगरप्रिंटिंग में, और उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही मेन चैप्टर है, बायोटिक वगैरह उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हमारी पिकअप था, इसको इल्यूशन कहते हैं। इतना नोट हो गया। तो ये हमारी बात जो है थोड़ा सा हमें इसमें लिख लेते हैं कि जैसे ये मूव करता है, ये बात हमने बोली है ना, इसको लिख लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, small fragments of single stranded DNA, small fragments of single stranded DNA move faster to anode, move faster to anode than larger fragments, फुल स्टॉप। फिर लिखिए, when above arrangement of DNA are treated with ethidium bromide, become orange, अब ये ब्राइट ऑरेंज कलर है, ये नहीं, इसी बात पूछा गया 2021 में, ब्राइट ऑरेंज कलर, बिकम ऑरेंज। अब ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, ये सब समझ में रखना है आपको, इसीलिए कहते हैं बुक कभी ना छोड़िए, बुक से ही सब कुछ आएगा। तो ब्राइट ऑरेंज कलर में अपीयर ऑरेंज कलर लिख दिया, फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद फिर लिखिए, दिस इज द मेथड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकम्बिनेंट्स, for cloning vectors, cloning, CLONING, cloning vectors, फुल स्टॉप। हो सकता है अगली बार आए, ये जो बनाया जा रहा है किसके लिए बनाया जा रहा है, तो आप कह देंगे फॉर क्लोनिंग वेक्टर्स, उसमें ऑप्शन दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, वो निकालेंगे इसी में से। इस बार निकाला क्या, ऑरेंज, हो सकता है अगली बार निकालें क्लोनिंग वेक्टर्स। तो ये इतनी बात हमारी होगी। इसके बाद अब हमको क्या करना है, डीएनए को जोड़ेंगे कैसे, डीएनए को जोड़ेंगे कैसे, वो चीज देखने जा रहे हैं। जोड़ने के लिए एक एंजाइम की बात हमने ऑलरेडी करी है, एंजाइम का नाम था डीएनए लाइगेज। तो उसी को हम यूज करके अभी जोड़ने जा रहे हैं। तो इसमें हेडिंग डालनी है, ज्वाइनिंग ऑफ
स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए, स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए कैसे जोड़ेंगे? देखिए बहुत, अब ये और समझने वाला है। क्या है? पिछले टर्म में हमने बात की थी कि ये डीएनए है, इसका ये टुकड़ा हमने काटा और इसमें यहां पर से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लाया, इसमें जोड़ा और ये जो है इस तरीके से ये टुकड़ा यहां जुड़ गया। हमने कहा ये रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया या हाइब्रिड डीएनए हो गया, ऐसे ही तो कहा था। अब इसमें थोड़ा और इसको जूम करके देखते हैं। इसको जब जूम करके देखेंगे तो पता ये चलेगा ये डबल स्टैंडर्ड था और यहां जो काटा वो भी डबल स्टैंडर्ड था। तो इसका ये स्टैंड इस वाले में जोड़ना है और ये वाला स्टैंड इस वाले में जोड़ना है, तभी तो वो जुड़ेगा। तो और फिर इसको जब काटा, मान लीजिए यहां से, इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये देखिए, ये तो ऑलरेडी इन दोनों के बीच में इसको जोड़ना है। यही चीज तो हुई भाई, प्लाज्मिड के को बीच से काटा, उसमें छोटा वाला टुकड़ा लाए, बीच में जोड़ा। तो बीच में जोड़ने के लिए इस एंड को इन दोनों एंड से जोड़ना पड़ेगा और ये एंड जो है इसको इस दोनों एंड से जोड़ना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई नहीं है? उसी को और गहराई में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, ये वाला जो एंड है, ये वाला और ये वाला है, इसको हम यहां जोड़ते हुए दिखाने जा रहे हैं। अभी नीचे वाला नहीं जोड़ रहे, एक जोड़ देंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। दूसरा वाला ये टुकड़ा जो है इस टुकड़े से कैसे जुड़ जाएगा। तो पहले हम ये, सपोज ये ए है और ये ए डैश है, तो ए को ए डैश से जोड़ते जा रहे हैं, है ना। तो जोड़ने में प्रोसेस में डीएनए लिगेज यूज होता है, लेकिन कैसे जोड़ेंगे और कैसे काटेंगे ये चीज काट के जोड़ना पड़ता है, ये भी नहीं की। अब ये हिस्सा हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो ये हिस्सा सपोज ये ऐसे था, ये ऐसे, सपोज ये वाला जो थ्रेड है, ये वाला, ये ऐसे हमने बना दिया और ये वाला जो थ्रेड है ये यहां बनाने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। ये ऐसे जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ेंगे। तो ये ऐसे नहीं जुड़ता है, यहां आया ही जुड़ गया, ऐसे नहीं जुड़ेगा। इसमें एक एंजाइम काम करेगा और यहां से काटेगा। वो एंजाइम वही तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इसे इको R1 कहते हैं। तो ये एचिलेचिया कोलाई R1 ये एंजाइम है, यहां से इसने काटा, काट के इसने ये टुकड़ा यहां से हटा दिया, हटा के फेंक दिया। वो इतना यूज नहीं है उसका, आप समझ रहे हो। और यहां पर किसको काटा, यहां से काटा, ये टुकड़ा उठा के फेंक दिया। देख रहे हो, थोड़ा और अगर इजी कर लें, अगर आप ऐसा कर लीजिए कि ये वाला टुकड़ा जो है इस पे जोड़ना है तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए और इसके अपोजिट आपको इसको काटना पड़ेगा, तो भी जुड़ जाएगा। तो जो पहले बात की थी उसी को हम लोग को काट करके पहले जोड़ते, फिर दूसरा वाले भी कर लेते। तो अब क्या करना है हमको, ये यहां से हमने ये यहां से काट के रिमूव कर दिया। अब ये कैसा दिखने लगा, G C T
टी ए और ये ए, जब काटेंगे तो ऐसे कटता, देखिए ऐसे कटता है, और ये पूरा टुकड़ा उठा के फेंक दिया, बचा कितना, इतना बचा, ये इतना तो बचा, ये टुकड़ा काट के हमने हटा दिया। इसमें से देखो ये सी टी टी ए, हाँ सी टी टी ए बचा, और ये इतना बचा। यहां पर क्या किया, यहां पर, तो यहां पर हमने जो है यूं काटा, इस तरीके से काटा, और ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा इसमें जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो यूं काटा और यूं लाए और ये यूं हटा दिया, तो ये टुकड़ा हटा दिया हमने, ये वाला देख लीजिए, जो हटाया गया टुकड़ा है वो हल्का सा ऐसे चाहे कर लीजिए उसमें, नहीं इसमें ये तो है, हाँ ये वाला हटाया गया टुकड़े को ऐसे अगर डॉट डॉट कर लीजिए, और इसमें ये हटाया गया ये, तो अब जो हटाने के बाद क्या बचा, जी तो हट गया, अब इसमें बचा ए टी टी सी, यही तो बचा, इतना बचा टुकड़ा, उसके नीचे फिर ये जी बचा, भाई इतना ही तो बचा, यही तो हटा। अब इसको इसके करीब करीब लाइए, इसमें भी ऐसे ही रहता है, इसको करीब लाइए, करीब लाने पर ये ऐसे आएगा, जैसे रेल की पटरी दूसरी रेल की पटरी से जुड़ती है, बस उसी तरीके से ये आएगा जी के साथ, ये ए देखिए आ गया, ये करीब आ गया, ए फिर टी फिर सी, हो गया। और उसके बाद ये क्या है, सी टी टी ए और ये जी, जुड़ गया। अब इसे समझना है कि ये जब यहां से गायब होगा तो ये तो कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये वाला ले आओ, खत्म हो गई बात। और ये जब यहां से गायब हो गया तो ये जी है, जी को इसमें जोड़ दो, ये तो वो जी को जोड़ दिया, तो अब ये जुड़ गया। तो ये जो साइड नहीं है, इसको कहते हैं स्टिकी एंड्स, ये इसको कहते हैं हम लोग स्टिकी एंड्स। ये चिपचिपी साइट होती है, चिपचिपी स्टिकी, और इस पे स्टिक हो जाता है, ये वाला टुकड़ा इस पे स्टिक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये वाला एंड ये वाले एंड से जोड़ना सीख लिया। बस इसी तरीके का दूसरा भी रहता है, दूसरे में भी ये वाला जो एंड है उससे जुड़ गया, आपका ये वाला एंड इससे जुड़ेगा, तभी तो ये जुड़ के ऐसे हो जाए। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब एंजाइम के बारे में बात करें तो ये एंजाइम यही रहेगा, एंजाइम बदल नहीं सकता, एंजाइम इको हार्मोनी ऐसे काटेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको नीचे तक आपको नोट करना है।
ब्लंट एंड क्या होता है? ब्लंट का मतलब इस तरीके से ना काटा हो कि ऐसे आए, ऐसे देखो, ऐसे आके ऐसे आए, ऐसे बैठ जाए, ऐसे तो बैठ रहा है। ब्लंट एंड का मतलब ऐसे काट दो, ये इस पे आके बैठ जाए, तो ये ब्लंट ऐसे कहाँ चिपकेगा? ये यही तरीका है कि इस इतना काटो ये इधर आए, और इसका इतना काटो ये इधर आए, ऐसे ओवरलैप करके होगा तो ही चिपकेगा। शुरू में हमने क्या किया, हल्का सा काट दिया, पर बता दिया। अब जोड़ने का तरीका भी देख लिया। तो इसमें जो एंजाइम होता है, तो स्टिकी एंड्स आर जॉइंड बाय स्टिकी एंड्स आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से स्टिकी एंड जुड़ जाता है। अब एक चीज और है, जैसे GAATTC और ये CTTAAG। अब ये क्या है? ये है 5:3 और ये है 3:5। तो 5:3 और 3:5 की ये एंटी पैरेलल है, इसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। तो ये जो है पैलिंड्रोनिक सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोनिक सीक्वेंसेस के नाम से इसको हम जानते हैं। अब स्टिकी एंड 2020 में पूछा गया था, और ये जोड़ा जाता है, ये बात भी 2020 में पूछी गई थी। हर साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जब डिस्कस हम करते हैं तो अपनी बुक में हम निशान लगा देते हैं, N21, N20, N19। तो उससे जब देखते हैं तो याद आ जाता है, भूले अगर। तो पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस के बारे में इतनी बात हमारी हो गई। चलिए आप थोड़ा सा और डिफिकल्ट टॉपिक इसका कवर करने जा रहे हैं। और डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको थोड़ा सा इसमें कवर करने जा रहे हैं। और उस डिफिकल्ट टॉपिक में क्या है कि एक आपको रिंग बनानी पड़ेगी, बता दें पूरा। दो तीन हेडिंग है, जैसे ये पहली हेडिंग है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, दूसरी हेडिंग है क्लोनिंग साइट, तीसरी हेडिंग है ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। चौथी हेडिंग है ROP, पांचवी हेडिंग है PBR322। ये सारे वर्ड्स को हम लोग यहाँ क्रैक करेंगे। अब हम लोग एक ऐसा प्लाज्मिड बनाने जा रहे हैं जिसमें उस प्लाज्मिड को रिंग की तरह बनाएंगे हम लोग, रिंग की तरह। और वो जो प्लाज्मिड होगा सपोज वो ये है, रिंग की तरह इसको बनाएंगे हम। अब ये जो प्लाज्मिड है इसमें जो है ये देखो, ये साइड बनाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर एक साइड बनाएंगे। तो ये साइड का मतलब क्या है, यहाँ पर इस साइड को काटने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जिसका नाम है इको-R1, ये यहाँ से काट सकता है। तो उसकी पहचान के लिए कि R1 इको-R1 कहाँ से काट सकता है, यहाँ से काट सकता है।
ठीक है। और हिंद 3 कहां से काट सकता है, यहां से काट सकता है, हिंद 3 यहां से काट सकता है, हिंद 3, ठीक है। यहां से कौन काट सकता है, PST। अब PST1 PST2 ये जिस बैक्टीरिया से पास्चुरेला पेस्टिस से निकाला गया, तो PST नाम रख देंगे। तो इस तरीके से बहुत से बैक्टीरिया उनके इनिशियल यानी जीनस का इनिशियल कैपिटल लेटर में और स्पीशीज का इनिशियल स्मॉल लेटर में, उसके बाद स्ट्रेन का नाम फिर ऑर्डर, इसके अलावा और कुछ होता नहीं। बाकी यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, और यहां पर भी है, इसको कहते हैं बाम H1। तो ये बाम H1 क्या है, ये सब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के नाम हम सजा रहे हैं चारों तरफ, ये बताने के लिए कि ये सब साइट्स हैं, इन्हीं साइट पर इन एंजाइम की मदद से आप कट कर सकते हैं। बना क्या रहे हैं, PBr 322, PBr 322 के नाम से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी बना लीजिए। और एक और साइट होती है यहाँ पर, इसको कहते हैं PBU, समझिए। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, ये भी है 1 है ये। यहां पर क्या होती है, यहां पर PBU सेकेंड होती है। यहां पर क्या होता है, ये होता है ORI, और ORI के बाद क्या होता है ROP, रीजन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये सब एंजाइम के नाम है, इसको हम यहाँ पर लिखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी एक होता है। अब ये पूरा डायग्राम एंजाइम के समेत आपके माइंड में छपा रहना चाहिए, ये आप पहले तो ये समझिए। जब तक ये सारे एंजाइम नहीं याद होंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकते। अब भूल जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब करते रहोगे तो याद आ भी जाएगा। बना लो उसको, और दूसरे को बन रहा है तो कैसे फायदा है। साल्मोनेला टाइफाई 1, ये जो PBr 322 है, ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, किसी में ऐसा मिलता नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपके आता है, तो फुल्ली ये आर्टिफिशियल है, ये किसी के यहाँ मिलता नहीं है, तो हमने खुद बनाया चेंजेस कर कर। अब इस पे पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना हमको ये है कि
यहाँ पर हमने टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट का जीन, अब टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है और जो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरता है उसके अंदर का जीन निकाला कि देखें क्यों नहीं मरता है, तो उस जीन को प्लाज्मिड से निकाला और हमने ये बाम H1 साइड में इसको लगा दिया, ठीक है, और एम्पिसिलिन वाले रेजिस्टेंट जीन को इसके PST और PBO1 के साइड पे लगा दिया। अब इस पूरे को उठाया और हमने एक कंटेनर एंटीबायोटिक का था टेट्रासाइक्लिन का, उसमें डाला, तो देखा इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन था, उसने इसको बचा लिया। फिर सेपरेट कंटेनर में गए हम एम्पिसिलिन वाले में, उसमें डाला तो देखा कि एम्पिसिलिन में डालने से भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, कोई भी फर्क एम्पिसिलिन के डालने पर नहीं पड़ रहा है। तो फिर इसको भी हमने समझ लिया कि इसके अंदर दोनों टाइप के जीन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। तो तुम सोचोगे कर क्यों रहे हैं इसके लिए, कभी जीन रजिस्टर वाला लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। देखो इसमें ट्रिक्स है, इसमें क्या है, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स में लगा है, तुमने टेट्रासाइक्लिन में डाला और ये बचा रहा है, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स में लगा हुआ है। जब नहीं लगा था तो डाला तो डेथ हो गई थी इसकी, और जब लगा दिया तब ये बन गया रिकम्बिनेंट। इससे पहले क्या था, नॉन रिकम्बिनेंट। बात खत्म हो गई। उसके बाद ये तुम्हारे पास रखा है, अब तुमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रोथ हार्मोन का जीन, इंसुलिन हार्मोन का जीन निकाला और तुमने जो है टेट्रासाइक्लिन की जगह पे लगा दिया और टेट्रासाइक्लिन को हटा दिया। सपोज अब जब टेट्रासाइक्लिन को हटा दिया और तुमने इसका स्मॉल अमाउंट टेट्रासाइक्लिन में डाला तो देखा कि सारा जो प्लाज्मिड था मर गया, तो तुम्हें 100% कंफर्म हो गया कि टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंट जीन है वो रिप्लेस्ड बाय आवर एलियन डीएनए। एलियन मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने डाला, इंसुलिन का जीन, ग्रोथ हार्मोन का जीन, वो हमने डाला, उसकी वजह से रिप्लेस हो गया। तो अगर रिप्लेस हो गया तो तुम खुश हो जाओगे, क्या कि सक्सेसफुली रिप्लेस्ड। इसलिए दुखी नहीं होगे कि वो मर गया, वो मर गया ये तो इस बात का प्रूफ है कि तुमने रिकम्बिनेंट बना लिया। उसी तरह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तुमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, अब डाला तो इसमें फिट हुआ कि नहीं हुआ क्या पता, तो इसका थोड़ा सा अमाउंट लेके एम्पिसिलिन में डाला तो देखा एम्पिसिलिन ने इसको मार दिया, तो तुम्हें समझ में आ गया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला पार्ट हट गया और जो तुमने लगाया था वो लग गया, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो गया। इसीलिए तो ये मर जा रहा है, वरना मरता नहीं है। बात समझ रहे हो नहीं? तो ये लोग, ये जो होते हैं, ये इसको कहते हैं हम लोग क्लोनिंग साइट्स, और ये जो होता है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से स्टार्ट होता है। इसका डबल, इसका ट्रिपल, ढेर सारी कॉपी बनना यहीं से स्टार्ट होता है। बात समझे कि नहीं? अगर तुमने सिर्फ 2 जीन लगाए, एक जीन लगाया, टेट्रासाइक्लिन को हटाया, उसने खुद लग गया, तुमने टेट्रासाइक्लिन में डाला वो मर गया, तुमने कहा एक तो लग गया, फिर एम्पिसिलिन में डाल के देखा, एम्पिसिलिन में नहीं भरा, इसका मतलब एम्पिसिलिन वाला अभी मौजूद है उसके पास, अभी वो तुम रिप्लेस नहीं कर पाए, उसको भी रिप्लेस कर दो तो 2 चीजें, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, दोनों एक साथ मिल सकता है, बन सकता है। तो ये एक तरीके की चेकिंग है, चेकिंग कि तुमने लगा दिया कि नहीं लगाया। जैसे किसी आदमी के बुलेट प्रूफ जैकेट लगा दिया तुमने, उसके बाद उसको गोली मारो, तो अगर वो गोली मारो और मर गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तुम्हें 100% कंफर्म हो गया बुलेट प्रूफ जैकेट उसके पास नहीं लगी थी, यानी सक्सेसफुली बुलेट प्रूफ जैकेट लगी नहीं थी तभी वो मर गया। अब मर गया ये सेंस नहीं सोचेंगे, तो एक्सपेरिमेंट है, तो ऐसे ही सोचा जाता है। तो अगर लगा होता तो वो मरता नहीं, तब ये कंडीशन होती। तो वो मर गया, इसका मतलब उसके अंदर ब्लड प्रूफ जैकेट हट गई, इसका मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को इस साइड से हटाकर खुद बैठ गया। तो इससे समझ में आया
कि इसमें हमने सक्सेसफुली जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट कर दिया इसके अंदर। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट करने से जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो बनाएंगे। तो लगने से पहले था नॉन रिकम्बिनेंट और लगने के बाद हो गया रिकम्बिनेंट। चेक कैसे करा? थोड़ा थोड़ा परेशानी वाला टॉपिक है चेक करने का। एक बार एम्पिसिलिन में डालो, फिर टेट्रासाइक्लिन में डालो, फिर दोनों में डालो, नहीं। तो इस ट्रबल से बचने के लिए एक नया तरीका और निकाला साइंटिस्ट ने, उसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये ऐसे नहीं होता है कि तुमने पिन ली ऐसे जोड़ दिया, एक ट्यूब है कंटेनर जिसमें ये भरा टेस्ट ट्यूब लिक्विड, उसमें तुमने बाहर से जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब वो जाएगा घूम घाम के यहाँ चिपक जाएगा, इसको हटा के अपने आप हटा देता। इसमें ये नहीं कि आप ये आपको दिखेगा डीएनए कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। इतना तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इतना कहाँ दिखेगा? तो बहरहाल वो जाके उसको हटा के लग जाएगा। जब हटा के लग जाएगा तो फिर आप उसको टेस्ट करके पता कर पाएंगे कि लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो इसकी में लिख लीजिए थोड़ा, इसमें लिखना थोड़ा सा। अब आपसे हम कहें कि क्लोनिंग साइट्स बताइए, तो यही साइट्स में लगेगा जो एम्पिसिलिन जहां पर है, कोई भी एंटीबायोटिक है, वही साइट्स जो होती हैं वो क्लोनिंग साइट्स होती हैं, उन्हीं में जाके लगेगा और कहीं नहीं जाके लगेगा जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो लिखिए, पहली हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। पहली हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लिखिए, दिस इज द सीक्वेंस, लिखिए दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication start, from where replication start। उसके बाद फिर लिखिए in which the formation of many copies, in which the formation of many copies of DNA will form। ठीक है, तो ढेर सारी कॉपी इसकी बनती चली जाएगी। तो एक जगह ऐसी है जहां से स्टार्ट हो जाएगा, क्या कि चलो कॉपी बनाते हैं, उसको इस सबसे मतलब नहीं बहुत है, बस डबलिंग ट्रिपलिंग ढेर सारी कॉपी बनाते चला जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा लिखिए सेलेक्टेबल मार्कर। तो अब ये जो एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, जो एंटीबायोटिक है, यही सेलेक्टेबल मार्कर है। मतलब ये मार्कर, इनसे पहचान लगती है कि एम्पिसिलिन को हटाया गया कि नहीं हटाया गया। तो लिखिए द साइट ऑफ डीएनए वेयर ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, where transformation occurs, such as we seen in antibiotic resistant gene, we seen in antibiotic resistant gene, such as काइनामाइसिन, KANA काइनामाइसिन, एम्पेसिलिन, क्लोरेमफेनिकोल, एंड टेट्रासाइक्लिन। फिर लिखिए
after successful ligation, after successful ligation of alien DNA at the particular selectable marker can seen lost the antibiotic resistant property, lost antibiotic resistant property, can seen lost antibiotic resistant property, antibiotic resistant property. तो कुल मिला के यहां से टेट्रासाइक्लिन जब हट जाएगा, ये सिलेक्टेबल मार्कर है, तो टेट्रासाइक्लिन से वो किल हो जाएगा, तो इसका मतलब वो हट गया, सक्सेसफुल लाइगेशन हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लोनिंग साइट्स। हाँ, क्लोनिंग CLONING, क्लोनिंग साइट्स SITES, sites. It is a recognition site. Usually in few number. Recognition site. Usually in few number. Full stop. Just like at BAM H1 site, the tetracycline resistant gene are present in the vector PBR, PBR 322. Due to which not killed by antibiotics. फिर लिखो when ampicillin and tetracycline ligated gene in PBR 322, ligated gene in PBR 322 are exposed to both antibiotics. We seen that PBR 322 will not
we seen that PBR322 will not killed in both antibiotic medium. PBR322 will not killed in antibiotic medium. एंटीबायोटिक मीडियम जो हमने आपको समझाया बस वही चीज़ है। लिखने में थोड़ा सा, लिखने में पढ़ने में हो सकता है कुछ और मतलब आपको लगे, लेकिन जो हमने समझाया सीधा सा जो बहुत देर तक बात की वही है इसमें कि मतलब ये सिलेक्टेबल मार्कर हैं, ये क्लोनिंग साइट्स हैं। ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि एक ही सिलेक्टेबल मार्कर लगाएं ताकि एक ही जीन आप इंटरेस्ट कर लें। अगर मल्टीपल सिलेक्टेबल मार्कर रहेंगे तो उसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो आप कौन सा जीन लगा रहे हैं, पता नहीं कौन सा एलियन डीएनए किस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हटा के लाइगेट हुआ, तो आपको 3 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगाएंगे तो 3 कंटेनर आपको चाहिए। एक बार टेट्रासाइक्लिन में डालो, देखो मरा कि नहीं मरा, मरा नहीं, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन वाला अभी इसके पास है, इसका मतलब इस जगह से रिप्लेस नहीं हो पाया, वो नहीं लग पाया। दूसरा देखा एम्पिसिलिन में डाला तो देखा एम्पिसिलिन में भी नहीं मर रहा है, इसका मतलब जो आपने एलियन डीएनए डाला लगाने के लिए वो लगा ही नहीं, तभी तो वो अभी भी जिंदा है। ये जिसमें लगने के बाद मर जाता ना, बात समझे कि नहीं? तो इसकी बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी रहती है बनाने। बाकी इसके बाद फिर अब ये बार बार एंटीबायोटिक में डालना करना ये कुंबर सो है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिक्कत इसमें आ रही। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया तरीका निकाला। वो नया तरीका क्या है, उसको कहते हैं इंसर्शनल इनेक्टिवेशन। ये भी इंसर्शनल इनेक्टिवेशन है। कैसे? एक कोई जीन हमने लगाया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा दिया, तो इंसर्शन के बाद ये इनएक्टिव नहीं हो गया, अब ये टेट्रासाइक्लिन से मर जाएगा। तो लगाने के बाद अगर मर जा रहा है तो ये भी तो इंसर्शनल इनेक्टिवेशन है। तो कुल मिला के ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन जिसके बाद वाला जो प्रोसेस था इंसर्शनल इनेक्टिवेशन का वो काफी इजी था, क्योंकि उसमें कलर दिखता था, कलर। तो उसको हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है इंसर्शनल इनेक्टिवेशन। इंसर्शनल इनेक्टिवेशन को हम लोग कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे सपोज यही है एक, यहां पर एक जीन है जो हमने यहां पे लगा हुआ है, और इस जीन की वजह से एक यहां पे कलरिंग मटेरियल, इसको हमने डाला कलरिंग मटेरियल, क्रोमोजेनिक मटेरियल अपनी बुक में लिखा है तो वो लिख लेते हैं। क्रोमोजेनिक मटेरियल, तो देखा इसके अंदर ब्लू कॉलोनीज बन गई, ब्लू कलर की बैक्टीरिया की कॉलोनीज। जब इसको डाला हमने तो ब्लू कलर की कॉलोनीज बन गई। अब इसमें 1 2 3 4 कई एक्टिव साइट है, हमें नहीं मतलब है। अब हमको क्या करना है, इसी में कुछ भी हो, इसमें हमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको डालें। तो अब जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इसमें डाला और ये देखो ये सपोज डाल दिया ये आप देख रहे हैं तो कलरलेस कॉलोनी बन रही है। तो अगर कलरलेस कॉलोनी बन गई तो इसका मतलब क्या है, जीन ने इस कलर प्रोड्यूस करने वाले जीन को हटा दिया होगा। तो इसका मतलब सक्सेसफुल लाइगेशन इसमें हो गया, क्योंकि अब कलर नहीं आ रहा। इसका मतलब जो पहले कलर प्रोड्यूस कर रहा था वो जीन को हटा के, जो हमारा जीन था उसको हटा के खुद बैठ गया उसकी जगह पर।
भाई हटा के बैठना ही तो हर चीज है। दुनिया में कंपटीशन का क्या मतलब है? किसी को पीछे करो, किसी को आगे करो, तो किसी का नुकसान करो, अपना फायदा करो। इसके अलावा क्या है दुनिया में? देखो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कंपटीशन का मतलब ही होता है दूसरे से दुश्मनी। अब आदमी ऐसे कहे कि नहीं नहीं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा, तो ये आपका सोचने का वो है पॉजिटिव। अच्छा कुछ नहीं, अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आप किसी का नुकसान तो करेंगे ही पढ़ के, उसको नहीं आने देंगे, आप चले आएंगे। तो सोचने का बस क्राइटेरिया है किस तरीके से आप सोचें, बस। तो इसमें हटाया और इसमें कलरलेस कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो जो है नहीं हुआ। तो अब इसमें ये सोचने लगे ये कि कलरलेस कॉलोनीज क्यों नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी क्योंकि यहां से यहां बन गया ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहाँ पे इन्होंने रिकम्बिनेंट भी यूज किया है और उससे पहले वाले ट्रांसफॉर्मेंट यूज किया, तो कुल मिला के जिसमें सक्सेसफुल लिगेशन हो जाए या लाइगेशन हो जाए वो रिकम्बिनेंट होता है, इससे पहले वाला नॉन रिकम्बिनेंट होता है। बात समझे कि नहीं? तो पहले यहाँ पर एक जीन था जिसका नाम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका नाम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका नाम था जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से ये क्रोमोजेनिक जो सब्सटेंस था ये कुछ बनाता था, इससे रिएक्शन होती थी और ब्लू कलर आ जाता था। अब हमने क्या किया, इसको लगाया तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड का जीन है ये रिप्लेस्ड हो गया, ये हट गया, रिप्लेस हो गया। अब हमारे मतलब वाला जीन इसमें आ गया, बीटा गैलेक्टोसाइड वाला जीन हट गया। इसको कहते हैं हम लोग अब इसमें एंटीबायोटिक पे डालने वाला चक्कर खत्म हो गया ना, थोड़ा उसके मुकाबले इजी है, तो इसको कहते हैं हम थोड़ा इंसर्शनल इनएक्टिविटी। इसको नोट कर लीजिए। और इसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप इसकी बुक की लाइन पढ़ेंगे, जैसे ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको बुक में लिए ओरिजिन आप पढ़ेंगे तब आपको इसका पता चलेगा कि कितनी टफ लैंग्वेज में एनसीईआरटी वालों ने इसको उलझा के लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके बिल्कुल कर दिया इंसर्शनल एक्टिवेशन। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहेंगे तो मुसीबत है। अब आप पढ़िएगा आपको लगेगा कुछ भी नहीं, कुछ करा क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइड हटा के अपना जीन लगा दिया। बीटा गैलेक्टोसाइड था, ब्लू कॉलोनी आ रही थी और वो हटा दिया, अपना जीन लगा दिया, ब्लू कॉलोनी बन गई। तो अब बता रहे हैं कि देखा हमने लगा लिया क्योंकि कलरलेस हो गया, यही तो बताना और उसमें क्या बताना। चलो इसमें लिखो, बना लो तो लिखो। चलिए लिखिए। In the process of insertional inactivation, replacement of alien DNA into the site of
बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ड्यू टू विच colorless colonies of bacteria, due to which colorless colonies of bacteria will form, due to which colorless colonies of bacteria will form, फिर लिखो in this process beta galactosidase gene, in this process beta galactosidase gene replaced by alien DNA, ठीक है। फिर लिखो when beta galactosidase gene are present, when beta galactosidase gene are present, the blue colonies are formed, when chromogenic substance are present, blue colonies are formed when chromogenic substance are present, फुल स्टॉप। बस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी आपका फिनिश हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको स्पूलिंग वगैरह और पीसीआर ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।